see example 7 is that you have to find all possible values of n which satisfy phi of n is equal to 91. Okay, so basically here if you see example 7 is straight away हमें पता है हमने थ्योरम की थी phi of n is even for all n greater than 2 और सिर्फ phi of 1 कितना होता है 1 होता है phi of 2 is also 1. So if you see phi of 1 is 1 phi of 2 is 1 so there is no और अगर n 2 से बड़ा है तो phi of n even होता है so there is no natural number n such that phi of n is equal to 91. But is it fine? Now if I move to question number 8, question number 8 says find all n such that phi of n is equal to 24. Right? So अब देखो इन क्वेश्चंस में क्या होता है हमें वो सारी n की वैल्यूज निकालनी है जिससे हमें आंसर 24 मिल रहा है. हम क्या करते हैं सबसे पहले n is 24, राइट? हम 24 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं 24 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं टेबल बना लेते हैं उनकी 5 वैल्यूज का. मींस बेसिकली अब यहाँ पे प्लीज एक चीज का ध्यान रखो, अगर आप देखो क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको बेसिकली phi of n 24 निकालना है. तो हमें 24 को क्रॉस नहीं करना है. तो 24 से छोटे प्राइम नंबर्स कौन से होंगे? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. You could have written 19 also, I'll tell you, right? Then 20, 21, 22, so 23. Is it fine? I'll tell you उसकी जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी. Why we haven't written 23 and 19. But is it fine? Yes, ma'am. Okay. Yes. Then what we will do? We will calculate phi of p. Phi of p कितना हुआ? 2 का 1 हो गया, 3 का 2, 5 का 4, 7 का 6, 10, 13, 12, 17, 16. एक मिनट के लिए मान लेते हैं हमने ये भी लिखा हुआ है. So 18 का कितना हो गया? Let me write here this side so that the view is not blocked. So this is 18 and this is 19 and this is 23. So 19 का कितना हो गया? 80 और इधर हो गया 22. फिर हम क्या करेंगे? phi of p स्क्वायर निकालेंगे. बेटा हम तब तक निकालेंगे जब तक हम 24 से नीचे है. अगर हमारा आंसर 24 से बड़ा आ गया तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज हमें 24 तक ही रहना है आंसर. सो इफ यू सी नाउ, सो phi of p स्क्वायर इन जनरल आपको पता है phi of p रेज टू पावर k क्या होता है? p रेज टू पावर k माइनस p रेज टू पावर k माइनस 1. सो इफ यू सी phi of 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 स्क्वायर माइनस 1 सॉरी phi of p स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 स्क्वायर minus 2 raised to power 1. So 2 raised to power 1 is 2. Beta, is it fine? Yes, ma'am. This is 4 minus 2 is 2. Similarly, phi of 3 square कितना हो जाएगा? 3 square minus 3. So 9 minus 3. So you see this is 6. Then 25 minus 5. So this is 20. फिर अगर आप 7 का निकालोगे तो 7 स्क्वायर विल बी 49. 49 माइनस 7 तो आप 20 से बड़े हो गए 24 से, इसलिए हमने यहीं तक रखा. बेटा इज इट फाइन? एंड सिमिलरली यू विल हैव 4, 18, p क्यूब, p4, p5. तो अगर आप देखोगे अगर p6 निकालोगे आप फिर से 24 से बड़े हो जाओगे. तो वी जस्ट स्टॉप्ड हियर. यहाँ तक क्लियर है बेटा? टेबल सबको क्लियर है? Yes, ma'am. अब हमने क्या करना है? हमने 24 इज व्हाट? 24 के फैक्टर्स बनाने हैं जो पॉसिबल फैक्टर्स है सारे, और हमने वहां से ट्राई करना है कि हमें वो फैक्टर्स यहाँ से कहीं से दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे. सो दिस इज द मेथड. सो नाउ इफ यू सी 24 इज व्हाट? 2 into 12. 24 is 2 into 12. तो पहले हम इस कॉलम में देखते हैं phi of p वाले कॉलम में. तो देखो एक तो 2 यहाँ से आ रहा है, एक 12 यहाँ से आ रहा है. तो you see this is phi of 3 into phi of 13. और हमें पता है मल्टीप्लिकेटिव होता है, हमें n ढूंढना है. तो दिस इज व्हाट? phi of 3 into 13 and 3 into 13 is 39. So एक नंबर तो मुझे मिल गया 39. बेटा इज इट फाइन? Yes, ma'am. All of you? अब दूसरा अगर आप देखो, नाउ इफ यू सी अनदर थिंग इज phi of 2 into 12 देखना है, राइट? 2 into 12 देखना है. अब एक चीज मुझे और पता है कि 2 मुझे एक और तरह से मिलता है phi of 4 से. phi of 4 is also 2. phi of 2 square
ये देखो दिस इज ऑल्सो 2। अब नेक्स्ट कॉलम में आ गए हम। इस कॉलम में तो 2 into 12 एक कॉम्बिनेशन बन गया। दूसरा कॉम्बिनेशन मुझे यहाँ से मिल रहा है 2 into 12। 2 किसका था? 2 स्क्वायर का। सो 2 स्क्वायर इज 4। सो 4 into 30। बेटा इज इट फाइन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बिकॉज 12 एक ही जगह मिल रहा है और 2 एक यहाँ मिल रहा था, एक 2 यहाँ मिल रहा था, तो यहाँ से यही दो हुए पॉसिबिलिटीज। सिमिलरली अब 24 कितना होता है? 24 इज 4 into 6। तो अभी हम देखेंगे हमें 4 कहाँ से मिल रहे हैं, 4 और 6 कहाँ से मिल रहे हैं। सो अगर आप देखो एक 4 यहाँ से मिला, एक 6 यहाँ से मिला। सो यू सी 5 and 7। फिर इसको फिक्स कर लेते हैं। तो एक 4 यहाँ से मिल रहा है, एक 6 यहाँ से मिल रहा है मुझे। यस, सो दिस इज 5 into 3 square। सो 3 square is 9। फिर एक 4 यहाँ से मिल रहा है मुझे और एक 6 यहाँ से मिल रहा है मुझे। सो 8 into 7। और फिर अगर आप देखो एक 4 इसको फिक्स कर लेते हैं और एक 6 ये वाला हो गया। मीन सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ 4 and 6। बेटा इज इट फाइन? Yes, ma'am. Right, so now this is one. Now again if you see अब हमें इसको ब्रेकअप, अब एक तो 6 आपको मिल गया, अब दूसरा आपका ब्रेकअप क्या हो सकता था? 4 को आप फर्दर ब्रेक कर सकते थे 2, 2 and 6 से। इज इट फाइन? हम जो फर्दर फैक्टर की ब्रेकिंग कर रहे हैं, 4 की ब्रेकिंग हमने कर दी 2, 2, 6 से। फिर से आप देखोगे 2 कहाँ से मिल रहा है? 2 एक तो आपको 3 से मिल रहा है और एक 4 से मिल रहा है और 6 आपको मिल रहा है 3 स्क्वायर से, दैट इज 9। ये वाला नीचे वाला। दूसरा आपको 6 मिल रहा है 3, 4, 7 से। आप मुझे पूछोगे कि हमने यही वाली ब्रेकिंग क्यों करी? हम ये भी कर सकते थे 4 into 3 into 2। Beta, again if you see there is no number n for which phi of n is odd. Phi of n is always even. So this is the reason जहां पे odd factor बन गया वो तो केस 0 ही हो गया। बेटा क्लियर है? इसलिए सिर्फ हमने इवन फैक्टर्स ही लेने हैं, बिकॉज ऑड नंबर कभी भी phi of n नहीं हो सकता। इज इट फाइन? Yes, ma'am. So this is the reason हमने odd factors वाले केस यहाँ कंसिडर ही नहीं करे हैं, because for n greater than 2 phi of n is always even। तो odd factors की तो possibility ही नहीं बचती। So from here what we get all the possible numbers are, so this is the reason we haven't taken। अच्छा एक if you see 24 को हम लिख सकते थे 1 into 24। एक फैक्टर ये भी बनता है, बट अगर आप देखो कोई भी टेबल में हमें ऐसा नंबर नहीं मिला है जिसका 524 हो। सो दिस इज द रीजन दिस वी रूल ऑफ वी स्टेड लेस देन 24। हम 24 को क्रॉस ही कर रहे थे। अगर कहीं पे आपको एग्जैक्टली 24 मिल रहा है तो वो नंबर हम यहाँ लिखेंगे, वैसे प्राइम में आपको मिलेगा ही नहीं, बिकॉज 24 5 is 25 is not a prime, so we will not get 24, right? So these are all the numbers, but हमें क्वेश्चन क्या था? हमें क्वेश्चन है फाइंड। अब एक चीज और यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं, अगर आपको याद हो हमने प्रूव किया था कि अगर n ऑड है, यू सी if n is odd, this you can again remember for these kind of questions, if n is odd then phi of 2n is equal to phi of n। so you see because n is odd, so GCD of 2 and n is 1। तो by multiplicative property phi of 2n क्या हो सकता है? phi of 2 into phi of n। बट अगर आप देखो phi of 2 तो 1 होता है, so you see this is phi of n। so phi of 2n is also same as phi of n। तो इनमें से अगर हम देखें ऑड नंबर्स कौन कौन से हैं? 39, 35, 45। so ये तीनों नंबर हैं, तो ऑब्वियसली इनका मैं जो डबल नंबर लूंगी उनका आंसर भी phi of n ही आएगा। तो phi of n यानी कि 24। तो इनका डबल कितना हो गया? 39 का डबल कितना हो गया? 78। 35 का डबल हो गया 70 और 45 का डबल हो गया 90। सो अगर मैं ये नंबर्स भी सीरीज में ऐड कर दूं तो ऑल दीज नंबर्स हैव phi of n is equal to 24। बेटा इज इट फाइन? Yes, ma'am. राइट, ओके।
So this was all what we have to discuss in Euler function. So let us move to the second function. That's an easy one. I'll try to complete the theory today itself. See, this is the divisor function. Notation wise, it is also known as dn. This means divisors of natural number n. It is also known as tau n. So this gives you, what is this function? This function gives you number of positive divisors of natural number n. So please, I have written number of positive divisors. So if I say n is 20, 12. So कौन से number 12 को divides करते हैं? So d is how much? 1, 2, 3, 4, 6 and 12. So if you see, what will be d of n? D of n is number. So it gives you count 1, 2, 3, 4, 5, 6. Or this can also be written as tau of n. So it gives you the number of divisors. So it will give you the count. Is it clear? Yes. So if I ask you, what is tau of 1? What is tau of 1? 1. 1. There is only one divisor. What is tau of any prime number? 1 and itself. 1 and itself. So 2. So tau of any prime will be 2. Is it fine? Yes, ma'am. Right? So proof wise, everything is very, very easy here. So you see, very first theorem gives you the formula to calculate the tau for any number n. So this theorem says if n is any natural number whose prime factorization is p1 a1, p2 a2, and so on up to pr ar, right? Where pi's are distinct primes and ai's are greater than or equal to 1, then tau of n or d of n will be what? A1 plus 1 into a2 plus 1 and so on in multiplication ar plus 1. तो जो प्राइम की पावर्स हैं उनमें 1 बार ऐड कर दो और उसको मल्टीप्लाई कर दो. So this is what ai plus 1, I is from 1 to half. Or this is also written as pi alpha plus 1, where alpha is what? Alpha is the power of the p which divides n. Beta, is it fine? All these notations are clear? Yes, ma'am. Okay, so proof wise it is very, very easy. So let n is what? N is p1 a1 plus p2 a2 plus pr ar. Let d be any number which divides n. तो हमने कल किया था. So d will be what? D will be of the form p1 alpha 1, p2 alpha 2, pr alpha r, where these alpha i's are greater than or equal to 0 and less than or equal to these ai's. Right? So अब देखो. अब इन पर्टिकुलर अगर मैं अल्फा 1 की बात करूं तो अल्फा 1 की रेंज कहां से कहां है? 0 टू a1. सो अल्फा 1 0 से शुरू हो रहा है, फिर अल्फा 2 1, फिर 2, फिर 3, फिर सो ऑन अप टू an तक जा रहा है. सो अल्फा 1 इज 0 1 2 सो ऑन अप टू a1. सो इट मींस अल्फा 1 की कितनी चॉइसेस हो गई? सो अल्फा 1 की कितनी पॉसिबिलिटीज है? अल्फा 1 की कितनी पॉसिबिलिटीज है? a1 plus 1. बेटा, इज इट फाइन? Yes, ma'am. So it means p1 to the power alpha 1. Alpha 1 की choices हैं a1 plus 1. तो p1 to the power alpha 1 इसकी कितनी choices हो गई? a1 plus 1. Similarly, if you do p2 alpha 2 की कितनी choices हो गई? a2 plus 1. pr alpha r की कितनी choices हो गई? alpha r plus 1. तो अगर मैं इनको multiply कर दूं p1 alpha 1, p2 alpha 2, pr alpha r, इनकी total कितनी choices हो गई? a1 plus 1 into a2 plus 1 so on up to a1 at plus 1. तो बट ये नंबर तो मेरा क्या था? दिस नंबर इज डी. ही शुड नॉट राइट दिस एज 80, दिस इज AR. प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखना मिस्टेक्स का. PR तक है नंबर, AR plus 1, right? So this number is D. So D has how many choices? D has A1 plus 1, A2 plus 1, so on up to AR plus 1 choices. So it means number of divisors of n are how much? A1 plus 1, A2 plus 1, and so on up to AR plus 1. Beta, is it fine? Is it fine? Yes, ma'am. Right? जैसे हमने phi function में show किया था, this function is multiplicative function. Here also, if you see, this tau function is multiplicative function, right? So let us take any two numbers m and n, or he is using the notation AB. So let us take any two numbers AB, right? Up in particular,
say their GCD is 1. So let A and B be two numbers, their GCD is 1. So one possibility is A is also 1 and B is also 1. दोनों नंबर 1 हो गए. तो obviously if you see AB भी कितना हो जाएगा, AB is also 1, obviously product भी 1 हो जाएगा. So tau of AB will be tau of 1, और tau of 1 means 1 को कितने नंबर डिवाइड करते हैं, एक ही नंबर डिवाइड करता है, so that is 1. Again what is tau of A into tau of B? A भी आपने 1 लिया है, B भी आपने 1 लिया है in this case, so you see B is also 1. So you see, this is again 1. So left hand side is equal to right hand side. Now another possibility is what? Another possibility is what? One of the number is 1 and another number is not equal to 1. Because अगर एक number 1 होगा तो फिर भी GCD उनका 1 हो जाएगा. So in this case, what will be tau of AB? So A is 1. So 1 into B. So this is tau of B. And what about the product? What is tau of A into tau of B? Again A is 1, so tau of 1 into tau of B. So what is tau of 1? Tau of 1 is 1, so 1 into tau of B. So this is how much? This is tau of B. So again left hand side is also tau of B, right hand side is also tau of B. So therefore tau of AB is equal to tau of A into tau of B. And the last case is when A is not equal to 1 and B is not equal to 1. So both the numbers are not equal to 1. Why we have to make the cases? Because जो prime factorization लगती है वो सिर्फ numbers greater than 1 के साथ लगती है. Otherwise हम नहीं लगा सकते. अगर एक भी number 1 हो तो हम पिछला result जो हमने proof किया है वो prime factorization को use करके proof किया है. तो that result is only true for number greater than 1. इसलिए हमें इनको अलग करना पड़ा cases को. So when I'm saying A is not equal to 1, B is not equal to 1, इसका मतलब क्या हो गया? A भी greater than 1 है and B भी greater than 1 है, right? So we will use, so say A prime factorization is what? P1 A1, P2 A2, PR AR, and say B prime factorization is what? Q1 B1, Q2 B2, QT BT. Again primes no need to be same. So what will be the prime factorization of AB? So AB means what? दोनों को multiply कर दिया. So P1 to the power A1, P2 to the power A2, PR to the power AR, Q1 to the power B1, Q2 to the power B2, so on up to QT to the power BT. So let us apply the definition. So what is tau of AB? What is tau of AB? Powers में 1 plus करके multiply करना है. So A1 plus 1, A2 plus 1, AR plus 1, फिर B1 plus 1, B2 plus 1, BT plus 1. तो अगर आप देखो ये जो first terms हैं A1 plus 1, A2 plus 1, so on up to AR plus 1. तो A1, A2, AR तो powers थी A की, तो ये नंबर tau of A बन गया. Similarly लास्ट वाली ब्रैकेट में सिर्फ B की पावर्स हैं, so that is nothing but tau of B. So we have proved tau of AB is equal to tau of A into tau of B. But is it fine? Yes, ma'am. Right? So ये जो multiplicative वाली theorems होती है ये examination point of view से important होती है, right? Okay. Let us do theorem 6. The next theorem was as well. So what this theorem says, if n by k is integral part of if n by k is integral part if n by k is integral part of n by k, then you have to prove summation k is from 1 to n, tau of k is equal to summation k from 1 to n, n by k. See, two things are there. Integral part, अगर आप देखो कोई भी नंबर, अगर मैं रियल नंबर कोई भी उठाऊं, कोई भी फ्रैक्शन, से 5/2, so 5/2 means 2.5. So 2.5 को आप क्या लिख सकते हो? 2 plus 0.5. So you see, this is known as the integral part, and this is known as the fractional part. So any x can be written as what? Integral part plus the fractional part. And if say r, so this r is fraction, so this r is less than 1, right? और दूसरा अगर मैं आपसे पूछूं what is integral part of 4/5? Integral part means आप इसको divide करो और जो number आ रहा है जो integer है that will be your answer. So 4/5 को divide करो जरा.
0.8। 0.8. इसका इंटीग्रल पार्ट कितना हो जाएगा बेटा? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ दिस वन? 0. 0. व्हाट डज दिस मीन्स? अगर मेरा जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से छोटा है, then the integral part is 0. So we'll be using this in the theorem as well. So let us take right hand side. So right hand side is summation k is from 1 to n, integral part of n by k. Let me call this as a function f of n. Now let me consider f of n minus f of n minus 1. तो इसका मतलब क्या हुआ? f of n का मतलब क्या हुआ? summation k is from 1 to n, n by k minus f of n minus 1 का मतलब क्या हुआ? समेशन कहां से कहां हो जाएगी? k 1 to n minus 1, और इधर भी क्या आ गया? n minus 1. तो अगर आप देखो फर्स्ट समेशन क्या है? k 1 to n, n by k. नाउ सेकंड समेशन क्या है? k 1 to n minus 1. So k is from 1 to n minus 1. So n minus 1 by n 1 plus this is second summation n minus 1 by 2 k is from 1 to, so this is n minus 1 by 3, and last में क्या आ जाएगा? n minus 1 by n minus 1, क्योंकि k की वैल्यू n minus 1 से n minus 1 ही है. I'm talking about the second bracket. What we do in the last bracket, I added this term also, n minus 1 by n, because if you see numerator is n minus 1, denominator is n, तो numerator छोटा है denominator से, तो value of this will be 0. So मैंने कुछ भी गलत ऐड नहीं किया है. I have added something which doesn't make it any changeable. So you see this is what, so this can be written as summation k is from 1 to n also. अब अगर आप देखो दोनों से summation k is from 1 to n common आ गया, so what do you get? This is greatest integer of n by k minus greatest integer of n minus 1 by k. अब यहां से अगर आप देखो यहाँ से दो केसेस बनते हैं. Now let us come to the internal part. So यहाँ से दो केसेस बनते हैं, either k will divide n or k will not divide n. Now you see, let us take one example. Let us take n as 15. Let us take n as 15 and let us take k as 3. So in this case k will divide n. So what we have to find? We have to find 15 by 3 minus n minus 1 कितना हो जाएगा? 14 by 3. So if you see यहाँ पे तो वो divide करते हैं, तो this is 5 minus. So if you see this is how much? 14 by 3. So this will be 3 4s are 12. So integral part will be 4. But is it fine? Yes. Yes. So if you see Yes. 5 minus 4 will be 1, right? And in case if so 5 minus 4 is 1, if I take any number, so n is 15, let me take any number k which does not divide 15. So k is 6. So 15 by 6, here it will be 14 by 6. So this will be 6 2s are 12. So 2 integral part, and here 6 2s are 12. Again integral part 2. So here the answer is 0. Is it fine? Yes, ma'am. So basically actually what is happening in general, beta please understand. देखो जब अगर तो आपके k, आपके दो नंबर्स हैं n and k, तो अगर आप n को k से डिवाइड करते हो तो कुछ क्वोशिएंट मिलेगा, कुछ रिमाइंडर मिलेगा. और अगर आपको पता है ये जो रिमाइंडर है ये ग्रेटर देन 0 होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, एंड लेस देन k होता है. सो बेसिकली रिमाइंडर मिलता जाएगा जब तक, जैसे अगर आप किसी नंबर को 4 से डिवाइड कर रहे हो तो पहले रिमाइंडर आएगा 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर कहीं जाके रिमाइंडर 0 आएगा. तो अगर आप देखो यहाँ तो आप क्या कर रहे हो, आप n और n माइनस 1 पे ही रह रहे हो, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स पे रह रहे हो. तो अगर तो रिमाइंडर 0 आ गया, अगर तो रिमाइंडर 0 आ गया तो ऑब्वियसली जो नेक्स्ट टर्म है n माइनस 1, उसका रिमाइंडर कितना आएगा? 3 होएगा या माइनस 1 होएगा. ऐसे ही होता है ना, जब -1 में +1 ऐड किया फिर 0 मिला ना. बेटा क्लियर है? अगर n का रिमाइंडर 0 होता तो n माइनस 1 का रिमाइंडर कितना हो जाएगा? -1. गर्ल्स अगर किसी नंबर का रिमाइंडर 0 है तो ऑब्वियसली उससे पहले वाले टर्म का रिमाइंडर कितना होगा? -1. तो अगर आप देखो इन दोनों टर्म्स को जब आप ऐड करोगे, बिकॉज इंटीग्रल पार्ट लेना है, तो अगर आप इन दोनों टर्म्स को ऐड करोगे तो यू विल गेट 1. बेटा इज इट फाइन? Yes, ma'am.
approximately you will get. So this is like, और अगर आप और यही और अगर आप देखो दोनों नंबर्स सपोज डिवाइड नहीं हो रहे हैं, so since you are in the consecutive bracket, so कोई चेंज नहीं आएगा. चेंज सिर्फ तब आता है, so if you see अगर आप नेक्स्ट ब्रैकेट में हो तो अगर डिवाइड नहीं कर रहा तो यहाँ भी फ्रैक्शनल पार्ट 1, this is also 2, so you see they will actually have the same fractional part, so integral part. वो डिवाइड नहीं कर रहा है, वो एक जो ब्रैकेट आएगी वो r के बाद जो क्वोशिएंट है उसके बाद ब्रैकेट चेंज होगी. So this is the reason here these terms will behave in the same manner. So if you see either this value will be 1, so 1 कब होगी अगर k divides n, and this will be 0 if k does not divide n. So you, so this term, so if you see now, let me go back to the summation. So f of n minus f of n minus 1 क्या बन गई? So this is summation k is from 1 to n, और इसकी वैल्यू क्या आ रही है? या तो इसकी वैल्यू 0 आ रही है और या इसकी वैल्यू 1 आ रही है. अब इसकी वैल्यू 0 कब आ रही है? दिस वैल्यू इज 0 if k does not divide n, and इसकी वैल्यू 1 कब आ रही है? if k divides n. तो बेसिकली आपको ये समेशन चाहिए. आप क्या करोगे? आपका नंबर n क्या है? से n is 5. आप शुरू हुए k1 से. मैंने आपको बोला कि जैसे ही अगर k डिवाइड कर रहा है n को तो आप 1 प्लस करोगे, अगर k डिवाइड नहीं कर रहा है तो आप कोई कुछ भी प्लस नहीं करोगे. तो एक तरह से अगर आप हर बार बेल बजा रहे हो, जैसे ही सपोज आई गिव यू अ बेल, आई से कि जैसे ही k डिवाइड करेगा आप बेल मारोगे. सो आपने क्या किया? k1 1 5 को डिवाइड करता है, आपने बेल मारी. k2 नहीं डिवाइड करता, 0, मैंने कुछ नहीं करना. k3 नहीं डिवाइड करता, k4 नहीं डिवाइड करता. सो यू सी व्हाट हैपेंड, व्हाट यू डिड. सो बेसिकली आपने उतनी बारी 1 को ऐड किया है जितनी बार आई गॉट द डिवाइजर्स ऑफ n. सो बेसिकली आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप एक तरह से n के डिवाइजर्स को ही काउंट कर रहे हो. इज इट क्लियर? सो यू सी दिस साइड इज नथिंग बट दिस साइड इज टाउ ऑफ n. बेटा यहाँ तक क्लियर है सबको? सो बेसिकली जब आप वो समेशन ले रहे हो आप एक तरह से n के डिवाइजर्स को ही काउंट कर रहे हो. बेटा इज इट फाइन? बेटा यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. So if this is clear, we are done with the proof. So what we get? So we get finally f of n minus f of n minus 1 is equal to tau of n. अब हमने यहाँ पे क्या किया? Right? हमने क्या किया? Let us give the values of n. Let us. So we will start from n is equal to 2. So what we will get? What will we get? If we'll start from, so if we'll start from n is equal to 2, what we'll get? F of 2 minus f of 1 is equal to tau 2. f of 3, so क्या आ जाएगा? फिर n is equal to 3 डाला तो f of 3 minus f of 2 is equal to tau 3. फिर आ जाएगा f of 4 minus f of 3 is equal to tau 4, और लास्ट में क्या आ जाएगा? f of n minus f of n minus 1 is equal to tau n. तो अगर मैं इनको ऐड कर दूं, अब इनको मैं अगर ऐड कर दूं तो इफ यू सी f of 2 will cancel, ऐसे f of 3 will cancel, f of 4 and so on will cancel, so f of n minus 1, अंदर वाली सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी. सिर्फ क्या बच जाएगा? f of n minus f of 1 is equal to what you get? Summation, यहाँ पे क्या आ गया? tau 2 tau 3 plus so on up to tau n. So this is summation tau k is from 2 to 3. So यहाँ से f of n की वैल्यू कितनी आ गई? What is f of n? f of n is f of 1 plus summation k is from tau to 3 tau k. अब मेरी बात सुनो, हमने f of n क्या लिया था? What was f of n? f of n was summation k is from 1 to n by k. तो मैं क्या कहती हूँ? Let me calculate f of 1. तो ये क्या हो जाएगा? Summation k is from 1 to 1 by k. So you see, so k is from 1 to 1 means क्या हुआ? K is 1. So when moment I put the value, so this is integral part of 1. So this is 1. So f of 1 is 1, and also I know tau of 1 is also 1, because tau of 1 means what? The number of divisors of 1 is 1. So in place of f of 1 here, मैंने क्या किया? Tau of 1 लिख दिया. So what I get? So this is summation k is from 2 to n. So this is n, please. Tau of k. So if I combine this, what I get? This is summation k from 1 to n tau of k. So f of n
is equal to summation k is from 1 to n tau of k. f of k या f of n आपने क्या लिया था? आपने वो इंटीग्रल पार्ट लिया था. So the integral part summation k is from 1 to n is equal to summation tau of k. Beta, is it fine? Girls, clear hai? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Right? So what you can do, you can please do theorem for yourself. Very, very easy. Tau of n is odd if and only if n is a perfect square. Tau of n is odd if and only if n is perfect square. Right? So I'll just take 1 minute here. You can do it yourself. So you see, first part is, let us assume that tau of n is odd. Tau of n is odd. First question, if n is 1, we know tau of 1 is 1. And we know 1 is also a perfect square because 1 is equal to 1 square. Perfect square means the number which is square of some number. So 1 is 1 square. So the result is true. Now suppose tau of n is odd and suppose n is what? N is p1, a1, p2, a2, so on up to pr, ar. हमें given है tau of n is odd. तो यहाँ से क्या आ गया? a1 plus 1, a2 plus 1, ar plus 1. इनका प्रोडक्ट odd है. तो हमें पता है कि अगर एक प्रोडक्ट ऑड है तो इट मींस एवरी नंबर हैज टू बी ऑड, बिकॉज अगर एक भी नंबर इवन हो गया तो प्रोडक्ट इवन हो जाएगा. सो यू सी a1 plus 1 is odd, a2 plus 1 is odd, ar plus 1 is odd. तो हमें पता है a1 plus 1 ऑड है तो मींस a1 is even, a2 is even, ar is even. तो अगर a1 even है तो a1 क्या हो जाएगा? sum 2 into k1, a2 will be sum 2 into k2, ar will be sum 2 into kr. तो n कितना बन गया? p1 a1, a1 की जगह 2k1, a2 की जगह 2k2, ar की जगह 2kr. So if you see 2 is common, so p1 k1, p2 k2, so on up to pr kr. So from here n is square of some number, so it means n is a perfect square. But is it clear? Yes, ma'am. Converse is easy. We are given that n is a perfect square, so obviously n will be having some even powers. तो जब आप इसका टाउ निकालोगे तो उसमें +1 आ जाएगा. तो अब ये even +1 is odd, so this is odd, this is odd, this is odd, so it means this is product of odd numbers, so obviously the number is odd. But is it fine? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now what you will do, so find the smallest integer x. So this is easy. Example 2 you will do today, all of you. If you see it has come in GNDU also, please go through the example 2 and ask me doubt tomorrow. Example 2 please आप लोग सब try करोगे. I'll continue from example 3 and 4 onwards. Beta, is it fine? Yes, ma'am. Okay बच्चे, Yes, ma'am. I'll stop here. So we'll meet tomorrow. Beta, thank you.